Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 दिसंबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूं कि यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफी सपोर्ट मिलता है और हमने हमेशा की तरह टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। तो आज भी आप लोग इस वीडियो पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स डेफिनेटली पहुंचाने वाले हो। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने सैटरडे में भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार के वन वर्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। मैं इसकी आंसर कीज आप लोगों के साथ डेली बेसिस पर शेयर भी करता हूँ। तो हम लोग जो हमने पहले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसकी आंसर कीज बताने वाला हूँ, आप लोग मैच कर लेना कि आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बांग्लादेश के अंदर एक सेकेंड ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है, उस हिंदू टेम्पल का नाम क्या है? उसका नाम है रमना काली टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये जो टेम्पल है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसको तोड़ दिया गया था पाकिस्तानी फोर्सेस के थ्रू, वो भी एक ऑपरेशन के दौरान। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन सर्च लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चाइना ने श्रीलंका से एक तरीके से आप कह सकते हो एक पोर्ट है वो कब्जे में कर लिया है अपने तरीके से, और लगभग 99 ईयर्स के लिए 99 साल के लिए अपने कब्जे में कर लिया है श्रीलंका का एक पोर्ट। उस पोर्ट का नाम क्या है? उसका नाम है हम्बंतोता पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो G7 कंट्रीज हैं इनका एक इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। आखिरकार ये इनिशिएटिव का मेन मकसद क्या है? तो इस इनिशिएटिव का मेन मकसद है चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है इसको टैकल करना। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में एक बुक को रिलीज किया गया है, उस बुक का नाम है स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021। अब क्या है ना कि ये जो बुक है ये मसालों के बारे में बात कर रही है, इंडिया के अंदर मसालों का सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है उसको लेकर डिस्कशन किया गया था। तो इस बुक को किसने रिलीज किया है? तो वह है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक पीरियड चला था लगभग 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD के बीच में, सदर्न साइड में देखने को मिला था, उस पीरियड का नाम क्या है? उसका नाम है संगम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रहार एक मिसाइल है, ठीक है, इसकी लगभग 150 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यह है प्रहार कौन सी मिसाइल है? तो यहां पर इसका आंसर है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो आज के टाइम पर हमारे देश भर में मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, जहां पर आप कह सकते हो जो भीड़ है वो इकट्ठा होकर कानून अपने हाथ में ले लेती है और फिर उसके बाद यहां पर जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको मार दिया जाता है, या इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लॉज बनाए गए हैं? तो भारत के अंदर 3 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। यहां पर अपने आप में लॉस देखने को मिलेंगे अगेंस्ट द मॉब लिंचिंग। झारखंड के ऊपर अभी काम चल रहा है, ठीक है, मतलब झारखंड इस लॉ के ऊपर काम अभी चला रहा है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। आई होप आप लोग यहां पर इन क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाए थे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पर आप लोगों को दिन में कभी भी टाइम मिलता है तो PDF डाउनलोड कर लेना, PDF आपको मिल ही जाता है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। पहला आर्टिकल इंडिया म्यांमार के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि आप लोग देख पाओगे हमारे सिलेबस में GS पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन करे गए हैं, जैसे कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो उनसे आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को द हिंदू ने कवर किया था, सिर्फ द हिंदू ने ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। तो हुआ क्या है, हाल ही में इंडिया ने
लगभग 10 लाख डोजेस वैक्सीन के प्रोवाइड करवाए हैं। किसको? म्यांमार को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है म्यांमार को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करवाया है और ये जो वैक्सीन है ये मेड इन इंडिया वैक्सीन है, हमने भारत में इसको खुद बनाया। अब वैक्सीन के साथ साथ लगभग हमने 10,000 जो टन है वो चावल और गेहूं का ये भी भेजा है म्यांमार के अंदर। ठीक है, तो म्यांमार के अंदर क्यों भेजा? क्योंकि म्यांमार को हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट आज के टाइम पर देना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी खराब है। सिचुएशन क्या हुई है अब हम लोग आगे समझेंगे। देखो अभी क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें कब हुई हैं? जब हमारे एक तरीके से इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, ये पहली बार म्यांमार में गए हैं आफ्टर द कू। मतलब कि आपको मालूम होगा म्यांमार में 1 फरवरी 2021, मतलब इसी साल, ये साल जो खत्म होने वाला है, अभी साल के शुरुआत में 1 फरवरी के आसपास म्यांमार में मिलिट्री कू आ गया था। कू मतलब यहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। जो यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, इनके यहाँ पर जो सरकार थी एनएलडी करके पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी लीडर ऑंग सैन सू की थी। अब यहाँ पर उस पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर पूरी तरह से मिलिट्री का कंट्रोल है। आप देख पाओगे 1 साल होने वाला है, लगातार मिलिट्री का कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सिचुएशन काफ़ी खराब हो चुकी है, लोग रोड पर निकल चुके हैं, लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को ये मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम लोग को वापस से डेमोक्रेसी चाहिए। और इसी बीच में मिलिट्री और लोग के बीच में ये जो भिड़त हुई है, इसकी चक्कर में मिलिट्री ने अपने देश के ही बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है। तो इस प्रकार की सिचुएशन म्यांमार में देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो क्या क्राइसिस आज के टाइम पर क्रिएट हो रहे होंगे। तो इसी के बेसिस पर क्या हुआ, अभी इंडिया ने ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है म्यांमार को। आई होप आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाए हो। अब हम लोग बात करेंगे आगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि आखिरकार क्या क्या डिस्कशन हुआ। जब इंडिया के हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये पहुंचे म्यांमार में, तो उन्होंने क्या क्या बातें रखी। पहला बात रखी गई है कॉल फॉर रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको बताया म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी एनएलडी नाम की, उसकी लीडर थी ये ऑंग सैन सू की। अब क्या हुआ है, इनको भी डिटेन कर लिया गया है। प्लस यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मिलिट्री का कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है। अब क्या हुआ, इंडिया ने बोला कि भाई डेमोक्रेसी आनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए उतनी जल्दी आए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिया ने ये मुद्दा रखा। प्लस जितना भी वायलेंस आज के टाइम पर म्यांमार में क्रिएट हो रहा है वो वायलेंस भी खत्म हो जाना चाहिए, ये इंडिया ने मुद्दा रखा। उसके बाद इंडिया ने अब बोला कि देखो हम लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं आसियान इनिशिएटिव को, और आसियान कंट्रीज भी मिलकर यहाँ पर यही मकसद उनका होना चाहिए कि म्यांमार के अंदर जो वायलेंस है उसको सेस किया जाए, उसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो म्यांमार के अंदर वायलेंस जितनी जल्दी खत्म हो जाए, जितनी जल्दी हिंसा खत्म हो जाए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। लोगों के पास अपनी वोटिंग की पावर मिल जाए, लोग अपने हिसाब से लीडर्स को इलेक्ट कर पाएं, म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस से आ जाए। इसके ऊपर भारत ने भी अभी फोकस रखा जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार में मीटिंग में गए। क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देख पाओगे, पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं। इधर आपको दिखेगा ये हमारा महान भारत, इधर आपको इधर से आगे आओगे तो इधर आपको यहां पर ये जो डार्क कलर का दिख रहा है पूरा, ये म्यांमार है। ठीक है, इसके इधर बांग्लादेश देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा ये म्यांमार आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। ठीक है, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, वो भी मैं आगे क्लियर करूंगा, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू भी है। आगे बात करते हैं और क्या क्या डिस्कशन हुआ। पहला पॉइंट हमने मीटिंग के अंदर क्या बोला, रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बोला, ये आपको क्लियर हो चुका है। दूसरा यहाँ पर इंडिया ने बोला कि देखो म्यांमार को हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर काम किया जाएगा, प्लस हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे कि लोगों को सपोर्ट किया जाए, और हम लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं। इसी की वजह से आज के टाइम पर म्यांमार के साथ भारत ने अपनी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव उठाएं। अब म्यांमार से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए आपको मालूम होगा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट है ट्राइलेटरल हाईवे। तो इन दोनों के ऊपर भी भारत ने पूरी तरह से कमिटमेंट किया है, और भारत यहां पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हम लोग म्यांमार को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकें भारत से। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लो, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है, वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के कोलकाता रीजन से यहाँ से ये प्रोजेक्ट निकलता है, हमने यहाँ से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे समुद्र के माध्यम से निकलते हैं। यहाँ पर म्यांमार में सितवे पोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो पोर्ट है ना सितवे पोर्ट, इसको भारत ने ही बनाया है। ठीक है, अब क्या है, इस पोर्ट तक पहुँचते हैं हम लोग। इस पोर्ट के बाद यहाँ पर रिवर का रास्ता है, जो कालाधन है ना, ये कालाधन नदी पड़ती है। कालाधन नदी से हम लोग कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पलेतवा तक, ये जगह पलेतवा है। फिर पलेतवा से आगे हाईवे के माध्यम से कनेक्ट किया गया है म्यांमार को। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे किस प्रकार से कनेक्टिविटी की गई है। इंडिया ने यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट किया है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब इसको मल्टी मॉडल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर एक समुद्र का रास्ता है, फिर नदी से है, फिर उसके बाद हाईवे का रास्ता है, इसी वजह से इसको मल्टी मॉडल बोला गया है।
क्लियर हुआ? ठीक है, तो म्यांमार के साथ ये हमारा एक और कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पर है ट्राइलेटरल हाईवे। ट्राइलेटरल हाईवे का मतलब है ये यहाँ पर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करता है। इस प्रकार से आप देख पाओगे ये हाईवे ऐसे गया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से गया है, इधर आपको यहाँ पर मणिपुर से निकलता हुआ ये म्यांमार में गया, और म्यांमार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मैप है, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैप से निकला, फिर उसका ये डायरेक्ट थाईलैंड में कनेक्ट करता है। तो ये इतना बड़ा हाईवे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइलेटरल हाईवे। तो इंडिया इसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो अपने आप में इंडिया म्यांमार की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, इसको हम लोग आगे और बेहतर कर सकें, इसके ऊपर भी फोकस रखा जा रहा है। प्लस इंडिया ने और क्या बोला, हम लोग जोर दे रहे हैं किसकी तरफ, कि हम लोग एक रखाइन स्टेट डेवलपमेंटल प्रोग्राम को भी सपोर्ट करें। ठीक है, अब ये क्या है, आपको मालूम होगा रखाइन एक रीजन है म्यांमार का। यहां पर अगेन एक मैप देखोगे म्यांमार का, ये जो साइड वाला रीजन है ये रखाइन वाला है। ठीक है, आपको रखाइन से याद हो गया होगा रोहिंग्या, ठीक है, जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, तो रोहिंग्या कम्युनिटी को यहां से मार के भगाया गया था, आपको याद होगा। बहुत सारी कम्युनिटी यहां पर इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये आ गए थे। तो रखाइन वाला रीजन इसी वजह से पॉपुलर है। तो रखाइन वाले एरिया के अंदर भी डेवलपमेंटल के ऊपर काम किया जाए, इसके ऊपर भारत ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को पहले अनाउंस कर रखा है। तो भारत यहाँ पर कमिटमेंट कर चुका है कि हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाएंगे अंडर रखाइन स्टेट डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अंडर में, तो आपको ध्यान रखना है। प्लस इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर वाला एरिया है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट किया जाएगा बेसिकली। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया हुआ, यहां पर म्यांमार हुआ, इनकी बाउंड्रीज आप ये देख पाओगे, यहां पर है ना बाउंड्रीज शेयर हो रही है। ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, ये जो आपको चिकन नेक देखने को मिलता है इसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर इंडिया की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सिर्फ और सिर्फ इस चिकन नेक की वजह से होती है। क्लियर हुआ ये भी? अब यहां पर आप लोग देख पाओगे ये जो म्यांमार है, ठीक है, इसके साथ हम लोग कितनी लंबी चौड़ी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो इन बाउंड्रीज के आसपास भी डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इस डेवलपमेंट के ऊपर भी भारत काम करेगा। भारत ने ये बातें भी बोली हैं अभी म्यांमार के विजिट पर। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या उठाया गया। आपने पहला पॉइंट डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट डिस्कस किया, अब अपन तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहां पे बोला गया कि यहां पर इंडिया जोर देगा पीस एंड सिक्योरिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर। मतलब कि आज के टाइम पर सबसे पहली बात मैंने आपको दिखाया कि यहां पर आपको मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये सारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। हुआ क्या है, अब यहां पर जैसे देखने को मिला ये रखाइन वाले एरिया में से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं इनको मार के भगाया गया, तो ये लोग कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर काफ़ी हद तक एंटर कर चुके थे एज अ माइग्रेंट। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए, इससे क्या हुआ, इससे हमारे यहाँ काफ़ी हद तक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज के टाइम पर फोकस ये कर रहे हैं हम लोग पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेन मकसद रखा गया, क्योंकि हमने अपने रिसेंट पास्ट में यही देखा है कि जो रोहिंग्याज हैं इन्होंने काफ़ी हद तक एंट्री करने की ट्राई करी है कि इंडिया के अंदर एंटर कर जाएं। और बहुत सारी रिपोर्ट्स तो आजकल ये भी बता रही हैं कि म्यांमार में सिचुएशन इतनी खराब है कि यहाँ से जो पुलिस पर्सनल हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, म्यांमार की फोर्सेस हैं, वो सब अपनी कंट्री को छोड़कर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ चुके हैं, मिजोरम, मणिपुर वाले एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही शांति को बना सकें, इसके ऊपर इंडिया पूरी तरह से फोकस करने वाला है। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहां पर इंडिया म्यांमार के टाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तो हमने अभी करंट सिचुएशन के बारे में पढ़ा, जो 3 पॉइंट्स आपने अभी डिटेल में समझे। अब बात करेंगे कि वाकई में इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस कहां पर स्टैंड करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये स्टैटिक पोर्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाली हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि देखो म्यांमार काफ़ी चर्चा में, तो पॉसिबिलिटी है म्यांमार और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन बन जाए। बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया और जो म्यांमार के रिलेशंस हैं, ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुए, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, इसको साइन किया गया था 1951 में। उसके बाद से रिलेशंस दोनों कंट्रीज के काफ़ी बेहतर हुए। फिर भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर अपनी पहला विजिट दिया 1987 के आसपास म्यांमार में। उसके बाद से जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा बेहतर होते हुए चले गए, क्योंकि ये जो विजिट हुआ ये और ज़्यादा मीनिंगफुल हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, म्यांमार और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ग्रो होते हुए नजर आए। उसके बाद आज के टाइम पर जब हम इनकी टाइज की बात करते हैं तो बैकग्राउंड आपने समझा। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज का जो रिलेशनशिप है वो एक चीज़ के और ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि दोनों कंट्रीज के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, चाहे वो कल्चर को लेकर हो, हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर हो, ठीक है, रिलीजियस टाइज को लेकर हो। तो बहुत सारे यहाँ पर म्यांमार के लोग इंडिया में देखने को मिलेंगे, इंडियन लोग भी बहुत सारे म्यांमार के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर आज के टाइम पर आप देख पाते हो कि म्यांमार और इंडिया का जो एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर म्यांमार एक
एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है भारत के लिए। उसके बाद एक और बात ये भी देख पाओगे, म्यांमार आज के टाइम में इकलौती ऐसी कंट्री देखने को मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं जिसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से फोकस करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर। अब भारत का ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, मैं आप लोग को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का मैप हुआ। अब यहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज, ये वाला ईस्टर्न सेक्टर हुआ है ना, ये वाला ईस्ट हुआ और ये वाला सेक्टर वेस्ट हुआ, ऊपर नॉर्थ हुआ और नीचे साउथ हुआ। अब जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्ट के अंदर आपको कंट्रीज ये भी देखने को मिलेंगे जैसे कि फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये सारा ईस्टर्न सेक्टर में। तो भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो क्या है कि भारत इन ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे करेगा, यही हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है। इसी प्रकार से लुक वेस्ट भी होती है जो हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर म्यांमार भी आता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर म्यांमार भी आता है। तो म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भारत के लिए। हाल ही की यहां पर अगर हम बात करें, आप कह सकते हो म्यांमार हम लोग को एक इंपॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करवाता है, एक रीच प्रोवाइड करवाता है इस वाले एरिया के अंदर। ठीक है, साउथ ईस्ट एरिया के अंदर यहाँ पर हम लोग म्यांमार की मदद से ही जा पा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं फिर से एक बार मैप थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आप देख पाओगे, इंडिया ये हुआ, इधर बांग्लादेश हुआ, इधर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, इधर की साइड आप लोग को ये नजर आएगा। थोड़ा सा मैं एक बार जूम कर देता हूँ, एक चीज़ कुछ यहाँ पर हम लोग नया ट्राई करते हैं। 1 मिनट जूम करके देखता हूँ क्या हुआ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा जूम कैसे होगा यार। हाँ, समझ में आया। देखो ये वाला एरिया है, हाँ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, अब समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग को नजर आएगा ये वाला एरिया देख पाओगे, जैसे मैंने बोला इंडिया, इधर उसके बाद यहाँ पर ये बांग्लादेश का रीजन नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इधर आपको ये बर्मा मतलब ये म्यांमार देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो ईस्टर्न सेक्टर में हो जाएगी। कैसे? जब तक हमारे म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक हम इन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को नहीं बना पाएंगे। इसलिए वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है और वो मायने भी रखते हैं। और आप कह सकते हो आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें जिससे म्यांमार के साथ साथ हमारी साउथ ईस्ट स्टेट्स के साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ इसके बारे में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, देखो इंडिया म्यांमार आज के टाइम पर अपने आप में इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में। मतलब इंडिया का जो कंपटीशन है वो चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम देखें, इंडिया अगर यहाँ पर आज के टाइम पर अगर पीछे छूट जाता है, मतलब इंडिया अगर इन कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो चाइना यहाँ पर आ जाएगा। चाइना डेफिनेटली इन कंट्रीज़ के अंदर अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इनके साथ बातचीत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा, जो कि आज के टाइम पर करता है। चाइना तो यही चाहता है कि भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भारत के रिलेशन खराब हो जाएं, चाइना अपने रिलेशंस को डेवलप करे। तो चाइना का मेन गोल तो है ही है। चाइना हमारे लिए खुद एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। लेकिन हुआ क्या, इंडिया ने अपना एक सितवे पोर्ट बना रखा है। हमने यहाँ पर एक सितवे पोर्ट बनाया जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पिक्चर में दिखाया था। ठीक है, थोड़ी देर पहले पिक्चर में दिखाया था। तो म्यांमार के रखाइन स्टेट में हमने सितवे पोर्ट को बनाया। हालांकि यहाँ पर एक पोर्ट जो है म्यांमार के अंदर वो चाइना ने भी बना रखा है, जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख पाओगे, कायुकपेओ पोर्ट। ठीक है, इस पोर्ट को चाइना ने भी बनाया है। तो इसके काउंटर के लिए भारत ने यहाँ पर यह प्रोजेक्ट बनाया है। और उसके बाद हमारा फोकस ये है कि हम लोग यहाँ पर चाइना को टैकल कर सकें। इसी वजह से हम लोग म्यांमार के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है आज के टाइम पर देखो इंडिया के लिए म्यांमार इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज मिलकर, म्यांमार और इंडिया मिलकर, दोनों की जो आर्मीज हैं वो अलग अलग ऑपरेशंस भी चलाती हैं। जैसे कि दोनों कंट्रीज के साथ मिलकर एक ऑपरेशन सनशाइन को चलाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो ड्रग्स है ना वो म्यांमार से निकलकर इंडिया में आ रहा है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि जो म्यांमार है वो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर स्टैंड करता है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है यार, मैंने एक पिक्चर लगाया था, अब मुझे नहीं पता वो पिक्चर कहाँ गया। ठीक है, अब लगाया था मैंने, हो सकता है डिलीट हो गया होगा। देखो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आप देख पाओगे इधर बहुत सारी कंट्रीज है, इधर बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, उसका यहाँ पर एक गोल्डन क्रीसेंट, एक गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। इसके अंदर 3 कंट्रीज हैं। तो जो बेसिकली म्यांमार है, म्यांमार के अंदर बहुत सारे ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा ड्रग्स वगैरह बनाया, मतलब ड्रग्स क्या, अफीम वगैरह का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के अंदर इसकी तस्करी होती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको यहाँ पर इस मुद्दे को खत्म करने के लिए इंडिया म्यांमार की आर्मीज मिलकर काम करती हैं। इसी वजह से इनके रिलेशंस दोनों के बेटर हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो बहुत सारी जो भारत की कंपनीज हैं ना वो बहुत सारे अग्रीमेंट कर चुके हैं म्यांमार के अंदर। हम लोग बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें म्यांमार में। प्लस इंडियन कंपनीज जैसे कि एसआर हो गया, गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया। अब इन कंपनीज ने म्यांमार एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर हम लोग का मेन फोकस यही है कि हम लोग अपने जो भी आर्म्स इंडस्ट्री है, हम लोग म्यांमार को ऐसा देखते हैं कि जो भी हमारे वेपन्स है हम लोग म्यांमार को बेच सकेंगे आने वाले टाइम पर। इससे हम लोग मेड इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप आप लोग को बेटर तरीके से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इंडिया म्यांमार की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, प्लस करंट सिचुएशन क्या है वो भी मैंने आप लोग को समझा दिया। चाहो तो नोट डाउन करके रख सकते हो। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट कर सकते हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है।
चर्चा की गई है कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 के बारे में। अब ये बिल बहुत ज़्यादा चर्चा में, बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो यहाँ पर इसके बारे में हमें डिस्कशन करना ही पड़ेगा। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इशूज अराइजिंग आउट डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, मतलब पूरे देश भर में इस आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है, इस न्यूज़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो मैं आपको अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा कि आखिरकार कर्नाटका करना क्या चाह रहा है। तो हाल ही में कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया कर्नाटका की स्टेट असेंबली के अंदर। हालांकि यहाँ पर आगे इसको टेबल नहीं कर पाए, ये आपको ध्यान रखना है, आगे यहाँ पर इसके ऊपर काम नहीं हो पाया है। अब आपने नाम से समझ लिया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि यहाँ पर एक व्यक्ति आप कह सकते हो अपने रिलीजन को बदल नहीं सकता। अब कहोगे जिसकी मर्जी होगी, तो जिसकी मर्जी है वो बदल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को जबरदस्ती उसका रिलीजन के थ्रू दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो जबरदस्ती वर्ड है ना, उसको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर ये जो बिल है, इस बिल का मेन काम है प्रोहिबिट करना, रोकना कन्वर्जन को, कि एक व्यक्ति एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब आप मान सकते हो कि कन्वर्ट अगर हो रहा है, अगर उसकी अपनी पूरी मर्जी है तो वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है। वो प्रोविजंस क्या है वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति को अगर जबरदस्ती फोर्सफुली फ्रॉड तरीके से या फिर कोई लालचपना देकर यहां पर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है दूसरे रिलीजन के अंदर, तो अपने आप में ये बिल उसको रोकेगा। ठीक है, तो अपने आप में वो क्राइम कहलाएगा। तो अगर ये बिल पास हो जाता है प्रॉपरली आगे, तो एक व्यक्ति को जबरदस्ती यहां पर उसके रिलीजन को बदलवाया नहीं जा सकता है। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है, जबरदस्ती वर्ड जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या ऐसा लॉ या फिर ऐसा बिल क्या हमारे और भी मतलब राज्यों के अंदर है? तो बिल्कुल, यहां पर आप देख पाओगे भारत के अंदर और भी बहुत सारे राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इन सभी लोगों ने यहां पर इस प्रकार के लॉस को पास कर रखा है, जहां पर रिलीजियस जो कन्वर्जन है उसको रोका जाता है। अब भाई हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटका के बिल के बारे में। तो कर्नाटका के बिल के मेन प्रोविजंस क्या है? पहला प्रोविजन है पीनल प्रोविजन, मतलब कि यहां पर जो भी ऑफेंस होगा, मतलब आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति को जबरदस्ती अगर उसका रिलीजन बदलवाया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर जिसने भी ये काम किया है वो एक तरीके से फंसेगा और वो एक तरीके से कस्टडी में जाएगा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि उस व्यक्ति के ऊपर जो भी चार्जेस होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे, उसको बेल प्राप्त भी नहीं होगी, उसको जेल हो जाएगी। जो भी व्यक्ति जबरदस्ती ये काम करवाएगा, जेल होगी लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 3 से 5 साल की, और 25,000 25,000 रुपये का यहाँ पर फाइन लग सकता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर जेल टर्म को इंक्रीज किया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पर जो है जिन्होंने इस लॉस को वायलेट वगैरह किया है, इस जेल टर्म को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इन जेल टर्म को इंक्रीज कब किया जाएगा? जब एक व्यक्ति किसी विमेन को, जो कि SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसको किसी विमेन को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाता है दूसरे रिलीजन के अंदर, तो ये जो एक तरीके से सजा ये बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो जेल टर्म है 3 साल का, 3 से 5 साल का, वो 3 से 10 साल का हो सकता है, और यहाँ पर फाइन जो है वो 50,000 का हो सकता है। तो आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति को उसके रिलीजन से दूसरे रिलीजन पर कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पर इस बिल का कहना है। दूसरा यहाँ पर इस बिल ने बोला लोकस स्टैंडी डजंट अप्लाई, मतलब कि अभी अगर मान लो यहाँ पर आपको पता चला कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने अपने जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर लिया दूसरे रिलीजन में, तो आप कैसे बताओगे? आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है? कोई फैमिली मेंबर हो, ठीक है, उसका कोई फैमिली मेंबर है तो वो कंप्लेंट कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी रिलेटिव हो गया वो भी कंप्लेंट कर सकता है, या कोई भी पर्सन हो गया इन एसोसिएशन, मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर आपको पता है कि हाँ भाई इसने यहाँ पर अपना रिलीजन को बदलवाया है, तो आप लोग ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया इस बिल के अंदर? प्रोविजन ऑफ विलिंग पर्सन, मतलब कि देखो ये जो लॉ है ये बोलता है कि भाई हम लोग जबरदस्ती वाले चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती ये काम करवा रहा है तो वो चीज मना करी गई है इस बिल के अंदर। अदरवाइज कोई अपनी मर्जी से यहां पर अपने धर्म को बदल रहा है, अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है दूसरे रिलीजन के अंदर, तो वो कर सकता है। लेकिन होगा क्या? उसके लिए उसको 30 दिन पहले, ध्यान से सुनना, 30 दिन पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिन पहले बताना पड़ेगा, और वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यहां पर चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, वो अच्छे से देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि वाकई में कोई फोर्सफुल वगैरह तो नहीं हो रहा है काम। ठीक है, इस चीज़ को देखा जाएगा। और 30 दिन बाद भी, मतलब 30 दिन पहले तो आप बताओगे कन्वर्जन से पहले, और 30 दिन बाद भी आप बताओगे कि आखिरकार आपकी सिचुएशन क्या है। क्लियर हुआ? अगर कोई व्यक्ति यहां पर अपना रिलीजन को अपने मर्जी से बदलता है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड करार दी जाएंगी, वो कन्वर्जन नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब यहां पर मेन प्रोविजंस के बारे में आपको बता ही चुका हूं, लेकिन इस बिल के अंदर एक एग्जम्पशन भी है, मतलब कि एक व्यक्ति है जिनको छोड़ दिया जाएगा। कौन से व्यक्ति होंगे वो?
यहाँ पर इस बिल ने एग्जेम्पशन दिया है उन लोगों को जिन्होंने अपना रिलीजन बदल लिया था पहले, लेकिन वो चाहते हैं अपने रिलीजन में वापस से आना, तो रिकन्वर्ट होना चाहते हैं अपने पहले वाले रिलीजन के अंदर, तो उनको एग्जाम किया गया है, उनके ऊपर कोई भी ऐसे चार्जेस वगैरह नहीं लगाए जाएंगे। तो ये तो क्लियर हुआ कि कर्नाटका बिल क्या क्या बारे में मतलब बोल रहा है, कर्नाटका बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं। अब बात करते हैं जो ये एंटी कन्वर्जन का पूरा सिनेरियो है, ये भारत के अंदर कहां पर स्टैंड करता है। ठीक है, भारत के अंदर आपको एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने को मिलेगा। हमारे संविधान क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 यहां पर गारंटी देता है आपको फ्रीडम की, आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने जो भी रिलीजन है उसका प्रसार कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने रिलीजन के जो फायदे वगैरह वो चीजें बता सकते हो, मतलब काफी सारी चीजें आगे अपने रिलीजन को प्रसार आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वो दूसरे व्यक्ति की मर्जी है, वो आपके रिलीजन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर हाउएवर नो पर्सन शैल फोर्स देयर रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि किसी भी हाल में आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। आप अपने रिलीजन का प्रसार करो आगे, लेकिन जबरदस्ती कहीं से कहीं तक नहीं करनी है। ये यहां पर हमारा संविधान के अंदर आर्टिकल 25 में खुद मेंशन किया गया है कि आपके पास फ्रीडम है, आप फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रोपोगेट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, कोई सा भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको उसका पूरा अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति यहां पर जबरदस्ती उसको ये कन्वर्जन ना करवाए। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स आए हुए हैं इन कन्वर्जन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर काफी जजमेंट दिए हैं। एक जजमेंट पॉपुलर है जिसका नाम है हदिया जजमेंट। हदिया जजमेंट 2017 के अंदर आया था। यहां पर एक तरीके से कोर्ट ने बोला नीदर स्टेट नर द लॉ, यहां पर कोई भी एक तरीके से किसी व्यक्ति के चॉइस ऑफ अ पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। यहां पर वो उस व्यक्ति का मैटर है, वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है उसको कैसे शादी करनी है। तो यहां पर आप कह सकते हो जो ये प्रिंसिपल है दैट और राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, ये आपका खुद का मैटर है, तो इसके अंदर किसी को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी जजमेंट दे चुका है। प्लस सुप्रीम कोर्ट के इसी प्रकार से और भी जजमेंट आ चुके हैं, देख पाओगे अलग अलग जजमेंट्स आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो स्टेट हो गए या कोर्ट्स हो गए, इनका कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है एडल्ट्स के एब्सोल्यूट राइट टू चूज आ लाइफ पार्टनर के ऊपर। मतलब एक व्यक्ति है, उसके पास पूरा हक है, वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकता है, इसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। उसी प्रकार से और भी जजमेंट आए कि इंडिया एक फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर यहां पर एडल्ट के जो भी राइट है, राइट टू लव और राइट टू मैरी का जो पूरा का पूरा हक है लोगों के पास, अगर इसके अंदर इंटरफेरेंस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर इंटरफेरेंस किया जा रहा है। तो यहां पर अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आप देख पाओगे किस प्रकार से यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोग को आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है हेट स्पीच को लेकर। तो रिसेंटली हमने हरिद्वार में देखा इस प्रकार का ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। यहां पर ये व्यक्ति है, इन्होंने क्या करा, हेट स्पीच दी है। हेट स्पीच मतलब दूसरी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी के खिलाफ काफी सारी बातें बोल दी हैं, उसको हम लोग हेट स्पीच बोलते हैं। तो हुआ क्या, इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। रिसेंटली एक एफआईआर फाइल करी गई है अगेंस्ट अ लीडर इन उत्तराखंड, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो यहां पर अलग अलग सोसाइटी, जो अलग अलग सेक्शंस थे सोसाइटी के अंदर, उनके बीच में दुश्मनी को फैला रहे थे। क्लियर हुआ। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देख पाओगे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमारे पास मेंशन करे गए हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें इन जनरल, तो इसको बोला गया है कि मान लो कोई भी वर्ड, ठीक है, हेट स्पीच का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो कि आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, और उस वर्ड की वजह से जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है उनके बीच में विवाद बढ़ गया है, उनके बीच में आप कह सकते हो एक नफरत पैदा हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो हेट स्पीच के अंदर आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और हेट स्पीच के बारे में जो 267th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने मेंशन किया था कि जो हेट स्पीच है वो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर एक तरीके से एक पर्सन अगर कोई इस प्रकार से काम करता है, कोई वर्ड बोलता है या फिर कोई यहाँ पर भाषा बोलता है जो कि किसी दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है, या फिर दो कम्युनिटीज के बीच में, दो सेक्शंस के बीच में लड़ाई करवा सकता है वो वर्ड, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हेट स्पीच उस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और हेट स्पीच को अलाउ नहीं किया जाता। अब आप कहोगे हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप खुलकर अपनी बातों को रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर हेट स्पीच को एक्सेप्ट करा गया है, एक्सेप्शन में डाला गया है। मतलब हेट स्पीच को यहां पर पूरी तरह से मतलब कहीं से कहीं तक इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हेट स्पीच अगेंस्ट में ही रहेगा। आप किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ यहां पर नहीं बोल सकते, एक गलत बात नहीं फैला सकते हो जिससे कि यहाँ पर दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो रही हो, हमारी सोसाइटी में लड़ाई हो रही हो। ठीक है, तो हेट स्पीच कहीं से कहीं तक चीजें मेंशन नहीं करता है, तो हेट स्पीच अगर यहाँ पर आप कह सकते हो एक क्राइम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर हेट स्पीच बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकता है। पहला कारण है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी,
बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो सोच है ना वो पुराने जमाने वाली रूढ़ीवादी वाली सोच है, ये नहीं देख रहे कि आगे आज के टाइम पर ज़माना कितना बदल चुका है। ठीक है, अब उनकी स्टीरियोटाइप वाली सोच है, अगर वहाँ अपने जो थोड़ा से नीचे क्लास वाले लोग हो गए या नीचे से नीचे ग्रुप वाले लोग हो गए तो उनको दबाया जाता है, उनको इन्फीरियर माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच इस प्रकार से बन चुकी है। यहाँ पर क्या है, उनकी सोच ऐसी डेवलप हुई भी है और वो अपने से थोड़े से जो नीचे लोग होते हैं उनको अलग तरीके से देखता है। तो यहाँ पर इसी वजह से हेट स्पीच बढ़ जाता है, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोल देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा रीजन है स्टबन ऑन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। जो ये ऊपर वाली आइडियोलॉजी है, जो ये रूढ़ीवादी सोच है, इसके ऊपर जिद पर अड़े पड़े हैं और ये आइडियोलॉजी अगेन यहाँ पर अभी तक देखने को मिल रही है। ये आइडियोलॉजी आगे तक बढ़ रही है, उनके परिवार में आगे बढ़ रही है और इसकी वजह से जो हेट स्पीच है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हमारे संविधान में हेट स्पीच के अगेंस्ट हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं उसके हेट स्पीच के अगेंस्ट में क्या क्या सजा है ये बता दो। तो यहाँ पर सजा की बात करें अगर हम लोग, तो आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर बहुत सारी सजा देखने को मिलेंगी। जैसे आईपीसी के अंदर सेक्शन 153A और 153B जो है ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर हेट्रेट फैलाता है, दुश्मनी या फिर नफरत फैलाता है दो ग्रुप्स के बीच में, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा यहाँ पर ये सेक्शन बोलता है। दूसरा जो आईपीसी का सेक्शन 295A है, ये भी कहीं ना कहीं डील करता है पनिशिंग एक्ट से लेकर कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से काम करता है, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो उससे यहाँ पर क्या होगा, उसके ऊपर पनिशमेंट के चार्जेस लगाए जाएंगे। उसके प्रकार के चार्जेस होंगे, आप कह सकते हो। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2, ये भी आईपीसी का है। यहाँ पर ही बोला गया कि अगर कोई एक व्यक्ति कंटेंट को सर्कुलेट करता है, कोई यहाँ पर पब्लिकेशन करता है और वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हैट्रेड, दुश्मनी फैला रही है या फिर नफरत फैला रही है ग्रुप्स के बीच में, तो अगेन वो भी एक ऑफेंस है, उसके ऊपर भी यहाँ पर पनिशमेंट के चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये तो हुई बात आईपीसी के बारे में। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सजा आपको दी गई है, कहाँ कहाँ पर दी गई है, ये आपको पता चला। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुछ और सजा भी है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, अब यहाँ पर उसके लिए क्या बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। जब भी इलेक्शंस की बात होती है, पॉलिटिशियन की बात आती है, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का एक्ट है। इसका सेक्शन 8 क्या बोलता है, इसका सेक्शन 8 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से कुछ वर्ड का इस्तेमाल करता है, हेट स्पीच का इस्तेमाल करता है, तो उस व्यक्ति को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 बोलता है। अब इसी एक्ट का जो सेक्शन 123 थर्ड ए या फिर 125 है, ये क्या बोलता है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आगे क्या करता है, दुश्मनी की यहाँ पर प्रमोशन करता है या फिर रेस, रीजन, कम्युनिटी के बेसिस पर कोई हेट्रेड फैलाता है, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इलीगल है और आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के अंदर कहलाएगा। आप इलेक्शन के रेफरेंस में, आप इलेक्शन का मुद्दा उठाकर ये काम कर रहे हो, हेट स्पीच फैला रहे हो कम्युनिटीज़ के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्टोरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन के अंदर आ जाएंगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई गई है इन सेक्शंस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या बोलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत छोटा सा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, बस ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी छोटा है क्योंकि ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल थे नहीं, क्योंकि हुआ क्या, क्रिसमस डे पर ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स आए नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे वैसे भी कल संडे ही रह गया, तो संडे में भी ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स पब्लिश नहीं हुए, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर अगेन जिसके बेसिस पर हमने थंबनेल को बना रखा है, ये आर्टिकल बात करता है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के ऊपर। हम सीखेंगे कि आखिरकार टोकनाइजेशन होता क्या है, अब ये चर्चा में क्यों आया है, मैं आपको यहाँ पर इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। आर्टिकल जीएस पेपर 2-3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम लोग बात करें चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या बोला कि जो टोकनाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले थे जनवरी 2022 से, अभी इसको हमने बढ़ा दिया है। अब जून 2022 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब पहले तो हम समझते हैं टोकनाइजेशन का मतलब होता क्या है। देखो, टोकनाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ अ एक्चुअल क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, उनकी जो डिटेल्स हैं, उसके बदले में यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट जो इन्फॉर्मेशन, डुप्लीकेट कोड बनाया जाता है, उसको हम लोग टोकनाइजेशन बोलते हैं। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, होता यह है कि जब मान लो आपने अमेजन का इस्तेमाल किया, आपने अमेजन से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मंगाया, मान लो एक्स प्रोडक्ट को आपने मंगाया। अब जब आप इस प्रोडक्ट को मंगाते हो तो आपने अमेजन के वेबसाइट के ऊपर या फिर अमेजन के ऐप पर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, जैसे उसका नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, उसका सब कुछ डाल रखा है, और वो जो डेटा है वो सेव हो जाता है।
तो इनके अमेजन ऐप पर इन सब जगह पर डेटा सेव हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप बाद में फिर से जब ऑर्डर करते हो ना, तो आपको सिर्फ सीवीवी नंबर डालना होता है जो कार्ड के पीछे होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कार्ड पर क्या क्या डेटा होता है, कार्ड पर ये नंबर होता है, या आप अमेजोन पर डाल दोगे वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आपका कार्ड की वैलिडिटी क्या है, कब यहाँ पर एक तरीके से एक्सपायर हो जाएगा, अपना नाम वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। फिर एट द लास्ट आपको क्या करना पड़ता है, जब आप दोबारा प्रोडक्ट मंगाते हो तो दोबारा प्रोडक्ट मंगाने पे दोबारा ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती। आप सिर्फ सीवी नंबर, जो सीवी नंबर कार्ड के पीछे होता है ये वाला, ये नंबर डालते हो और उसके बेसिस पर क्या होता है, आपका ऑर्डर वापस आ जाता है, मतलब आप ऑर्डर वापस कर देते हो। तो होता क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली जाती है कहाँ पर, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो इन इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हैं। और ये अपने आप में कंसर्न है। क्यों? आरबीआई ने बोला जो सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं वो इसी बेसिस पर हो रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, यहां पर देखो, जब भी यहां पर होता क्या है कि आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से या ऐप से पेमेंट करी, तो पेमेंट करने के बाद जो कार्ड की डिटेल होती है वो मर्चेंट तक जाती हैं, मतलब कि जो अमेजन, मान लो अमेजन के पास तक यहां पर गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने क्या बोला, अमेजन ने बोला, आप मतलब आपकी जो डिटेल अमेजन ने, वो आपकी डिटेल बैंक को भेज दी कि चेक करो, देखो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज किया गया और बैंक से हमें पैसा चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, बैंक ये इन्फॉर्मेशन आगे देता है जिसने आपको कार्ड दिया। देखो कार्ड इशूअर अलग होता है, आपको मालूम होगा, जैसे यहाँ पर ये कार्ड है, रुपए का हो गया, उसी प्रकार से कार्ड अलग अलग आते हैं, जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ठीक है, रुपए का कार्ड हो गया। तो जो कार्ड देती है वो बैंक कार्ड नहीं देता है, ये कंपनीज कार्ड देती हैं अलग अलग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे कार्ड तक जाती है, फिर आगे कार्ड से वापस से इन्फॉर्मेशन आती है बैंक के पास, फिर उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो मतलब कि जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, जो लोडिंग होते रहती है उस बीच में ये सारे काम, ये सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इतने बीच में 4-5 बार आपके स्टेप्स लिए गए तो कहीं ना कहीं हैकिंग हो जाती है, बीच में कहीं ना कहीं हैकिंग कर ली जाती है, और उस हैकिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। और फिर जिस व्यक्ति के पास आपकी डेटा आ चुका है, क्योंकि आपका डेटा 4-5 जगह पर ट्रैवल कर रहा है, तो जो डेटा उस व्यक्ति के पास आया तो वो उस डेटा का इस्तेमाल करके आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जो भी अमाउंट है वो निकाल सकता है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो वो आपके अमाउंट निकाल सकता है कार्ड से। ये यहाँ पर ये इसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो गया, हम लोगों ने टोकनाइजेशन का मेथड को लॉन्च किया। आरबीआई ने बोला था कि टोकनाइजेशन को लेकर आओ। ये जो टोकनाइजेशन है जनवरी से लेकर आएंगे 2022 से, लेकिन यहाँ पे बोला देखो अभी हमारे पास इतना चीज़ हम लोग आगे बढ़ा नहीं पाए, तो अभी 6 महीने को और बढ़ा दिया गया है। तो अभी 30 जून से हम लोग इस टोकनाइजेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो टोकनाइजेशन में होगा क्या, टोकनाइजेशन में सिंपल सा ये देखने को मिलेगा, जो कि आपकी कार्ड की डिटेल्स हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जो भी डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स तो आप भरोगे, लेकिन वो डिटेल्स के बदले में जो भी डेटा ट्रैवल होगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4 5 स्टेप में डेटा ट्रैवल हो रहा है। जो ये डेटा ट्रैवल होगा, यहाँ पर आपका एक डुप्लीकेट डेटा ट्रैवल होगा, एक टोकन बन जाएगा, एक डुप्लीकेट कोड कुछ बना दिया जाएगा, वो कोड ट्रैवल होगा। मतलब हैकर ने कहीं हैक भी कर लिया, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो आपके पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो, मतलब जो हैकर ने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो कोई ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो टोकन में एक डुप्लीकेट नंबर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यही मकसद है टोकनाइजेशन का। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो बचा रहेगा, आपका अमाउंट जो है वो बचा रहेगा। क्लियर हुआ? अदरवाइज यहाँ पर जिसका पास भी यहाँ पर टोकनाइजेशन की फैसिलिटी नहीं पहुंचती है, तो उसको दोबारा 16 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, सीवीवी नंबर डालना पड़ेगा, अपना नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप टोकनाइजेशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपको बार बार ये डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अदरवाइज यहाँ पर आप टोकनाइजेशन की फैसिलिटीज को अवेल करोगे तो इससे आपको बार बार डिटेल डालने की जरूरत भी नहीं है और आपका डेटा भी सेफ रहेगा। क्लियर हो गया? ये थी इन्फॉर्मेशन छोटी सी, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगला आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चर्चा की गई है ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में, तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में जो रिसर्चर्स हैं, कहाँ के, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स, इन्होंने क्या किया है, जो टर्टल है ऑलिव रिडले टर्टल, ये जो टर्टल है इसके ऊपर एक मेटल का टैग लगा दिया। और जो टैग है उसे देखो, इस कछुए को कोई परेशानी नहीं होगी, उस टैग पर सारी इंफॉर्मेशन रखी गई है। मैं आपको बताऊंगा वो टैग क्या काम करेगा। तो टैग्स लगाए हैं, इसी वजह से ये चर्चा में है। और ये ऐसा काम हमने बहुत पहले किया था, जनवरी 2021 के अंदर किया था, इससे पहले भी हम ये काम कर चुके थे। इससे क्या होगा, कछुआ जहां जहां जाएगा, दुनिया भर में जहां जहां घूमेगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कैसे, वो भी आगे आप लोगों को पता चलने वाला है। तो पहले तो आपको समझना है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, आपसे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक काम किया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। इसका मेन हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। इसका मेन काम यही है कि जो भी हमारे बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लोर करना, आगे उनके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आना। अब हुआ क्या, इन कछुए के ऊपर अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक मेटल का टैग लगा दिया। जो मेटल का टैग है वो नॉन कोरेसिव है, मतलब इससे यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो कछुआ है उसको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये ऑलिव रिडले टर्टल्स के ऊपर जो टैग लगा गया है, इससे इन कछुओं को परेशानी नहीं होगी।
लेकिन जो टैग हैं, इन टैग के अंदर आप कह सकते हो काफ़ी सारी डिटेलिंग रखी गई है, जैसे कि नंबर्स रखे गए जिसमें नेम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कंट्री का कोड है, जैसे इंडिया का कंट्री का कोड हो जाएगा, हम जो भी व्यक्ति लगा रहा है उसका ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिससे कि कछुआ अगर हमारे देश से बाहर निकलकर किसी और देश में पहुंचता भी है तो इससे अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस कछुए को पकड़ता है तो उसको वो टैग दिख जाएगा और वो हमें कॉन्टैक्ट कर पाएगा, तो हम लोग पता लगा पाएंगे कि हाँ कछुआ किस पाथ से निकल कर गया है। तो कछुए की माइग्रेशन को हम लोग एक तरीके से स्टडी कर सकें, इसी वजह से कछुए के ऊपर ये टैग लगाने के ऊपर फोकस रखा गया है। इससे क्या होगा, यहाँ पर कछुए का जो माइग्रेशन पाथ है या फिर वो अलग अलग दुनिया भर में जो जगह को विजिट कर रहा है ये हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसी को स्टडी करने के लिए काम किया गया है। तो आप लोग ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में जान लो, क्योंकि इन्हीं टर्टल्स के ऊपर ये टैग लगाया गया। ऑलिव रिडले टर्टल आज के टाइम पर बहुत छोटे साइज के हैं, प्लस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है दुनिया भर के अंदर। ये जो टर्टल्स हैं ये कार्निवोरस देखने को मिलेंगे, मतलब जानवर खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो नाम है ये ऑलिव कलर से आया है, क्योंकि इनका जो कलर है वो खुद ऑलिव हल्का सा हरा कलर का देखने को मिलता है, इसी वजह से इनको ऑलिव रिडले टर्टल्स बोला जाता है। और ये जाने जाते हैं अपने नेस्टिंग के लिए। बहुत सारे यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं ऑलिव रिडले टर्टल की साथ में आती हैं, बीच पर साथ में आकर अंडे देती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी मास नेस्टिंग को हम लोग अरी बाबा बोलते हैं, ठीक है। अंडे वगैरह यहाँ पर बहुत सारे दिए जाते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स के थ्रू। ऑलिव रिडले टर्टल कहाँ पर रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये पैसिफिक अटलांटिक ओशन में, मतलब वार्म वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। गर्म पानी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। और ओडिशा की, बहुत ध्यान सुनना इसको, ओडिशा की जो गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी है ये जानी जाती है आज के टाइम पर वर्ल्ड लार्जेस्ट रुड़की के नाम से। मतलब ये जो सी टर्टल है इसका सबसे बड़ी कॉलोनी ओडिशा की गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी है। दुनिया भर में आपको सबसे ज़्यादा सी टर्टल कहाँ पर मिलेंगे, गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी में। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे ये है हमारा महान भारत, इधर आप देख पाओगे ये ओडिशा का मैप हुआ। ओडिशा के मैप में बिल्कुल किनारे आपको यहाँ पर ये गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहीं पर ऑलिव रिडले टर्टल्स नेस्टिंग बीच है, यहाँ पर अंडे वगैरह भी देते हैं ऑलिव रिडले टर्टल। क्लियर हुआ इसके बारे में? आगे बात करते हैं। अब ये जो टर्टल है इनको काफ़ी हद तक खतरा है आज के टाइम पर। खतरा क्या है? पॉल्यूशन। पानी के अंदर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर इनको खतरा रहता है। प्लस बहुत सारे लोग यहाँ पर इन टर्टल्स को खाते हैं, ठीक है, क्या इनको एज अ मीट इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर इनको खतरा है। प्लास्टिक गार्बेज काफ़ी बढ़ चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर इन टर्टल्स की काफ़ी जान खतरे में देखने को मिलेगी। उसका फिशिंग ट्रॉलर से एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है इन कछुओं को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिशिंग ट्रॉलर इस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पर पानी के अंदर आपने बोट छोड़ी, बोट में आप एक प्रकार के जाल बांध देते हो, इस जाल को खींचते हो आप मछली पकड़ने के लिए, लेकिन मछली के साथ साथ आप यहाँ पर टर्टल्स वगैरह को भी पकड़ लेते हो और वो सब जाल में फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो इसी बोट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉलर, जो कि घसीटता है एक जाल को और मछली को यहाँ पर पकड़ता है। मछली के साथ साथ और भी बहुत सारा जो मैरीन इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाता है, अंदर पेड़ पौधे बर्बाद हो जाते हैं, जो टर्टल्स हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है ये, ठीक है। इनको थ्रेट किस किस बात का ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना होगा तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इनको सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया और म्यांमार के जो रिलेशनशिप है इनकी स्टार्टिंग हुई थी एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप से, और वो जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है वो कौन से साल में साइन करी गई थी, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका साल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन, कि आप कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, उस आर्टिकल का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है दैट राइट टू मैरी, मतलब आप किसी भी व्यक्ति से अपनी जो भी चॉइस है आप उस अपनी चॉइस का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति से मैरी कर सकते हो, शादी कर सकते हो, और ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, उस आर्टिकल का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप कह सकते हो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने यहां पर हेट स्पीच वगैरह को प्रमोट कर दिया है, उसने हेट स्पीच आगे बढ़ा दी है, ठीक है। अब वो जो क्या होगा, उसको इलेक्शन में लड़ने से मना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कौन से एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है, कौन से एक्ट का सेक्शन 8 है, ठीक है, तो उस एक्ट का नाम बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एक्चुअल क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं उसको रिप्लेस करके हम लोग एक ऑल्टरनेटिव कोड बनाते हैं, उस कोड को क्या बोला जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बताना है। उसका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ मैरीन सेंचुरी है जिसको बोला जाता है दुनिया की सबसे बड़ी ब्रीडिंग एनिमल की सेंचुरी देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा सी टर्टल्स यहाँ पर नजर आएंगे, तो उस मैरीन सेंचुरी का नाम आपको बताना है। आई होप आप इन क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे और बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इनके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को मजा हो गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।